अध्याय 13,000 परिष्कृत टंगस्टन हथौड़े। अध्याय 13,000 परिष्कृत टंगस्टन हथौड़े। वुलिन यहाँ है। 20 वर्ष की आयु का एक युवक जो लंबा और मजबूत कदकाठी का था ने तांग वुलिन को अभिवादन करते हुए पुकारा। भाई लॉन्ग, तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, शिक्षक ने आज मुझे क्या कार्य सौंपा है? भाई लॉन्ग मुस्कुराए, तुम्हारे लिए करने को बहुत कुछ है, बस कमरे में जाओ और खुद देख लो। वैसे मुझे सचमुच आपसे ईर्ष्या हो रही है। आप इतने युवा हैं, फिर भी आपका काम का बोझ मुझसे कहीं अधिक है। लोहार का काम एक मेहनती पेशा था। स्वाभाविक रूप से जितना अधिक काम किया जाता था उतनी ही अधिक आय होती थी। हंसते हुए तांग वुलिन ने पूछा, अगर मैं आपके बराबर हूं तो शिक्षक ने मुझे अभी तक बड़े पुर्जे बनाने की अनुमति क्यों नहीं दी है? भाई गोंग ने उत्तर दिया, ताकि तुम्हारी नींव मजबूत हो सके। ठीक है, तो जल्दी करो और जाओ, नहीं तो तुम आज का काम 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाओगे। मांग तियान की कार्यशाला में केवल 3 सदस्य थे, मांग तियान, भाई लॉन्ग और तांग वुलिन। मूल रूप से भाई लॉन्ग मांग तियान के इकलौते शिष्य थे, लेकिन तांग वुलिन के आने से उन्हें एक और शिष्य मिल गया। 3 साल पहले कार्यशाला में अपनी दूसरी यात्रा के बाद से तांग वुलिन मांग तियान को गुरु कहकर पुकारने लगे थे। मांग तियान एक बेहद सख्त शिक्षक थे। वह अपने शिष्यों से उच्च अपेक्षाएं रखते थे, लेकिन साथ ही उन्हें पूरी लगन से सिखाते भी थे। तांग वुलिन अक्सर सोचते थे कि उन्होंने अकादमी की तुलना में कार्यशाला में अधिक चीजें सीखीं। हर किसी के पास काम करने के लिए एक कार्यशाला थी। तियान ने वितरण से पहले बाहर से कुछ जाली मशीन के पुर्जे मंगवाए। उसने साधारण पुर्जे भाई लॉन्ग और तांग वुलिन को दिए, जबकि जटिल पुर्जों के निर्माण की देखरेख उसने स्वयं की। हर हफ्ते उन्हें एक दिन विशेष प्रशिक्षण मिलता था, जिसमें मांग तियान उन्हें व्यक्तिगत रूप से निर्देश देते थे। बाकी हफ्ते उन्हें सिर्फ मांग तियान द्वारा दिए गए काम पूरे करने होते थे। जितना ज़्यादा वे काम करते, उनकी कारीगरी उतनी ही बेहतर होती जाती, और वे जितना अधिक पैसा कमाते थे। तांग वुलिन अपने लोहारखाने में दाखिल हुआ। यह बाहर के गंदे और अव्यवस्थित स्वागत कक्ष से बिल्कुल अलग था। इसके विपरीत उसने अपना कमरा बेहद साफ सुथरा रखा था। साफ सुथरा फोजिंग बेंच पर पहले से ही कुछ कच्चा माल पड़ा हुआ था, साथ ही उसके बगल में एक ब्लूप्रिंट भी था। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो मांग तियान ने उसे बल संचरण और शमन की उचित तकनीक सिखाने के लिए 3 महीने तक लोहा कूटने का काम करवाया था। उसे हर दिन 2 बार लोहे पर प्रहार करना पड़ता था। घंटे, वे 2 घंटे हमेशा एक उसके लिए दुख का अथाह सागर। निरंतर अभ्यास के कारण तांग वुलिन पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। पहले वह लोहे की एक छोटी सी छड़ी का इस्तेमाल करता था, हथौड़ा, लेकिन आवश्यक हथौड़े को धीरे धीरे बड़े और बड़े हथौड़ों से बदल दिया गया। 3 महीने के अभ्यास के बाद उन्हें कुछ साधारण धातु निष्कर्षण कार्य करने की अनुमति दी गई। 1 साल बाद उन्होंने बनाना शुरू किया। सबसे सरल घटक। लगभग 6 महीने पहले ही उन्हें छोटे पुर्जों के निर्माण से मध्यम आकार के पुर्जों के निर्माण में पदोन्नत किया गया था। मैंग तियान ने तो उनकी और भाई लॉन्ग की तुलना और भी सख्ती से करना शुरू कर दिया था। हालांकि तांग वुलिन का स्वभाव कुछ ऐसा था, एक विशेष प्रकार की दृढ़ता। तीनों में वहां काम करते हुए जितने साल हुए, एक बार भी नहीं। क्या उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत की थी? ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखने के बाद उसे समझ आ गया कि आज का काम क्या है। उसे 10 मशीन आर्मर्ड एंकल जॉइंट्स बनाने थे। ये गोलाकार थे, इसलिए अगर इन्हें सांचे से बनाया जाता तो केवल इसे 2 बार दबाना होगा ताकि यह काम करे। समाप्त। हालांकि जब जालसाजी की बात आई तो तब मांगें कहीं अधिक थीं। लोहारगिरी को कई श्रेणियों में बांटा गया था। सामान्यतः 100 परिष्कृत श्रेणी होती थी। 100 परिष्कृत श्रेणी का अर्थ था किसी घटक को 100 बार परिष्कृत करना। इससे भी उच्च श्रेणी थी 1000 परिष्कृत। जितनी बार इसे परिष्कृत किया गया उतना ही कम धातु में मौजूद अशुद्धियां। स्वाभाविक रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाली धातु को 1000 बार शुद्धिकरण के दबाव को सहन करने की आवश्यकता होती है। फिलहाल तांग वुलिन अभी भी 1000 बार शुद्ध की गई धातु बनाने में असमर्थ था, इसलिए उसे इस तरह का काम करने की शायद ही कभी आवश्यकता पड़ती थी। अभ्यास से भरी चालों के साथ उसने दबाया। वर्कबेंच पर बटन दबाने से वह फट गया। बीच में एक खुला हिस्सा था जिससे एक भट्टी दिखाई दे रही थी। उसने किनारे पर बने चैनल में कुछ धातु बांधी, फिर एक और बटन दबाया जिससे धातु भट्टी में चली गई। भट्टी। उसने चमकदार काले रंग के धातु के हथौड़ों का एक जोड़ा उठाया। ये दोनों हथौड़े लगभग उसी आकार के थे जिनका इस्तेमाल उसने यहाँ आने पर पहली बार किया था। इस तरह के छोटे पुर्जे के लिए हथौड़े इस आकार के सबसे उपयुक्त थे। हालांकि ये हथौड़े भी एक थे। यह उपहार मैंग तियान ने उसे अपनी कार्यशाला में 1 वर्ष तक काम करने के बाद दिया था। इसे मैंग तियान ने स्वयं बनाया था। इन 1000 परिष्कृत टंगस्टन हथौड़े, प्रत्येक का वजन लगभग 40 किलोग्राम था, जिसके कारण एक आम आदमी के लिए उन्हें चलाना बेहद मुश्किल था। फिर भी तांग वुलिन के हाथों में वे लगभग भारहीन प्रतीत होते थे। भट्टी के उच्च तापमान के कारण धातु तुरंत गहरे लाल रंग की हो गई।
तांग वुलिन ने अपने दाहिने हाथ में हथौड़ा घुमाया, धातु के शीर्ष पर हथौड़ा। उसका बायां हाथ जल्द ही जुड़ गया। नीचे से दोनों तरफ से दबाते हुए तांग वुलिन गर्म धातु के टुकड़े को हटाने में सक्षम हो गया। उसने दोनों हाथों में टंगस्टन के हथौड़ों को तेजी से घुमाया और लगातार डिंग की आवाज़ें सुनाई दीं। उन गूंजती हुई डिंग की आवाज़ों के साथ ही उसने उस दिन का काम शुरू कर दिया। लोहार का काम एक शिल्पकार का काम था। यह महज एक साधारण कौशल वाला काम नहीं था। जब उसने शुरुआत की थी तब मंग तियान ने उसे बताया था कि लोहार बनने के लिए उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। धातु को पीटते समय उसे कंपन और धातु में होने वाले बदलावों को महसूस करना होगा। नस रेखाएं, इन दोनों को समझने के बाद ही क्या वह गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण कर पाएगा। चीज़ें समझ के मामले में तांग वुलिन उत्कृष्ट था। तांग वुलिन इस बात से अनभिज्ञ था कि जब मांग तियान ने उसे उपहार दिया था 1000 परिष्कृत टंगस्टन हथौड़ों की यह जोड़ी इस बात का प्रतीक थी कि वह औपचारिक रूप से एक लोहार बन गया था। उनकी मासिक आय पर विचार नहीं किया जा सकता था। बहुत कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी लगन से एक सेट बचा लिया। वह हर महीने कुछ राशि लेता था। बची हुई राशि में से वह एक छोटा हिस्सा अपनी छोटी बहन के लिए अलग रख देता था, जबकि बाकी राशि वह अपनी मां को पारिवारिक खर्चों में सहायता के रूप में दे देता था। वह अभी केवल 9 साल का बच्चा था, लेकिन अपने 3 साल के अनुभव और दृढ़ स्वभाव के कारण वह अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक था। 2 घंटे बाद उसने आखिरी हिस्से पर अंतिम प्रहार किया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पास पड़ा तौलिया उठाया और पोंछा। उसने अपना पसीना पोंछा। अपने सामने चमकते हुए 10 संयुक्त घटकों को देखते हुए उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। जाली का काम करने की आदत पड़ने के बाद वह उन्हें इस तरह का काम पसंद आने लगा था। हर दिन वह अपना हथौड़ा उठाता और धातु को पीटता। यह उसके लिए अपनी भावनाओं को बेफिक्री से व्यक्त करने का एक तरीका था। इसके अलावा कई बार धातु पीटते समय वह एक अजीबोगरीब कल्पनाशील अवस्था में चला जाता था। ऐसा लगता था मानो वह ये बात उनके हथौड़े के साथ साथ उनके साथ भी गूंज उठी। वह जिस धातु को गढ़ रहा था, जब भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो उसके द्वारा निर्मित घटक विशेष रूप से उत्कृष्ट होते। वे घटक प्रशंसा भी बटोरते। ठंडे स्वभाव वाले मांग तियान से शिक्षक तांग वुलिन अपना काम जमा करने की तैयारी ही कर रहा था कि उसने देखा कि मांग तियान पहले से ही उसके गढ़ाई कक्ष में मौजूद था। मांग तियान पहले उत्पाद का निरीक्षण करने के लिए वर्कबेंच के पास गया। उसने सिर हिलाया और फिर तांग वुलिन को कुछ नोट दिए। ये इस महीने की तनख्वाह है। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। धन्यवाद शिक्षक जी। तांग वुलिन खुशी से झूम उठा और जल्दी से नोट लेकर अपनी जेब में रख लिए। उत्साह के मारे उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, फिर भी उसने हाथ हिलाए बिना नहीं रह सका। खुशी में उसकी मुट्ठियां। मांग तियान ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी अपनी मासिक तनख्वाह पाकर इतना खुश नहीं देखा। सांस फूलते हुए तांग वुलिन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, गुरुजी, मैंने शराब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए हैं। आत्मा। मांग तियान ने उसे खाली निगाहों से देखा, फिर थोड़ी भावुकता के साथ कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मार्शल आत्मा पहले ही उच्च पद पर पहुंच चुकी है। 107। तांग वुलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, लगभग पहुंच ही गए हैं। मैंग तियान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। शुभकामनाएं शिक्षक जी, मैं पहले वापस चलता हूं। तांग वुलिन ने अपने तैयार किए गए पुर्जों को एक डिब्बे में रखा और फिर खुशी से झूमते हुए वहां से चले गए। तांग वुलिन को जाते हुए देखकर मांग तियान के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। आखिरकार वह बच्चा एक समझदार इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है। सामान्य बच्चा। ये दुख की बात है कि उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। उसकी स्पिरिट सोल चाहे जो भी हो, मुझे डर है कि सब कुछ। हालांकि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है। इस बच्चे की प्रतिभा, मेरी कारीगरी तो मेरी अपनी कारीगरी से कहीं बेहतर है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर दैन के माध्यम से सूचित करें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। यथासंभव। कोष्टक उद्धरण चिन्ह कोष्टक। अगला अध्याय लोड करने के लिए नीचे खींचें। 4:53 अध्याय 14 अंततः पर्याप्त धन। अध्याय 14 आखिरकार पर्याप्त धन मिल गया। तांग वुलिन घर वापसी की पूरी यात्रा में खुशी से उछल कूद कर रहा था। वह सचमुच बहुत खुश था। इस समय खुश हूँ। 3 साल, पूरे 3 साल बीत चुके थे। वह प्रतिदिन बड़ी मेहनत से धातु गढ़ता था। हथौड़े की वो सारी चोटें, ये सब कमाई के लिए ही थीं। एक आत्मा के लिए पर्याप्त धन। हालांकि उन्होंने पहले ही इसकी गणना कर ली थी। उससे 1 महीने पहले आखिरकार उसे मिल जाएगा। इस महीने किसी आत्मा के लिए पर्याप्त धन मिल गया। अब जब उसके हाथ में सचमुच पैसा आ गया था तो वह खुशी से चिल्लाना चाहता था। 30,000 फेडरेशन सिक्के। उनके लिए, अमीर परिवारों के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन 9 साल के उस बच्चे के लिए यह 1000 दिनों से भी अधिक की कड़ी मेहनत और पसीने का फल था।
इस रकम को कमाने के लिए उसने कितनी बार हथौड़ा उठाया था, ये गिनना भी उसके लिए असंभव था, पसीना बहाना तो दूर की बात है। आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। वह अपनी इस उपलब्धि के बारे में जितना ज़्यादा सोचता उतना ही ज़्यादा खुश होता जाता। उसकी भावनाओं को इस समय शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जिस क्षण वह इस बाधा को पार करने में सफल हो जाएगा, उसे अंततः एक आत्मा प्राप्त हो जाएगी। और अब वह इसके इतना करीब था कि वह बस समय गिन रहा था। घटना घटने से कुछ दिन पहले उसकी आत्मिक शक्ति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि यह संभवतः स्नातक होने से पहले ही हो जाएगा। 10वें रैंक में प्रवेश करना उसके लिए आत्मा स्वामी बनने का प्रतीक होगा। हालांकि तांग वुलिन को गढ़ाई का काम पसंद आ गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे अपना पेशा बनाना चाहता था। उसका सपना अब भी एक आत्मा स्वामी बनने का था, और भविष्य में वह एक बनने का भी सपना देखता था। मशीन कवच मास्टर। सभी लड़कों के मन में इस तरह के सपने होते हैं, लेकिन कितने लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक प्रयास कर पाते हैं। परिश्रम सुस्ती की भरपाई करता है। पिछले 3 वर्षों से तांग वुलिन ने इन 4 शब्दों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा और इनके उपदेशों का पालन करने का प्रयास किया। वह अंततः इसे साकार होते हुए देख सकता था। अब माँ, पिताजी, मैंने अब खूब पैसे कमा लिए हैं। मेरे पास अब पर्याप्त धन है। तांग वुलिन जैसे ही दरवाजे से अंदर आया, वह उत्साह से चिल्लाने लगा। ना एर बैठक कक्ष में बैठी थी और तांग वुलिन द्वारा खरीदी गई लॉलीपॉप चूस रही थी। बड़े भाई, क्या अब आपके पास आत्मा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? वह तांग वुलिन के उत्साह को अच्छी तरह समझती थी। अब मेरे पास काफ़ी है। मेरे पास पूरे 30 हैं। 1000। तांग वुलिन ने झटपट पैसे निकाले और मेज पर रख दिए। उसके बाद वह जल्दी से अपने कमरे में लौट गया, और उसने अपने बिस्तर के नीचे से एक लोहे का बक्सा निकाला। वह दौड़कर बैठक कक्ष में गया और उसमें रखे सारे पैसे बाहर निकाल दिए। मामले का 100, 200, 200, 20, 29,600, 29,700, 30,000, 30,200। असल में 2 अतिरिक्त हैं। 100 नहीं, मैं तुम्हें 100 दूंगा। कुछ अच्छा खाना खरीद लो। अपने सामने फेडरेशन सिक्कों के विशाल ढेर को देखकर तांग वुलिन का छोटा सा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। लैंग यू पहले ही काम खत्म करके घर लौट चुकी थी। रसोई से भी उसे अपने बेटे की चीखें सुनाई दे रही थीं। तांग जिरान का काम खत्म हो चुका था, और जैसे ही वह दरवाजे से अंदर कदम रख रहा था, तभी उसे अपने बेटे की खुशी की आवाज़ सुनाई दी। मेज पर रखे सारे पैसे देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इस बच्चे की हालत वाकई बेहद खराब थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तब वह पैसे कमा रहा था। लैंग यू अपने पति के पास गई और उसके कंधे पर थपथपाया। वह पीछे नहीं मुड़ी, इस डर से कि बच्चे उसके आंसू देख लेंगे। मैं जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम बहुत काबिल बेटे हो, तांग जिरान ने अपनी पत्नी की पीठ थपथपाते हुए कहा। मुस्कुराते हुए तांग जिरान तांग वुलिन के पास गए और उनके कंधों को बगल से गले लगा लिया। मैंने उसे बड़ा सा थम्स अप दिया। 10वीं रैंक पार करने के बाद मैं अपनी आत्मा खरीद पाऊंगी, है ना पिताजी? तांग वुलिन ने उत्साह से पूछा। बिल्कुल सही। जब वो समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, हमारा पूरा परिवार जाएगा। बेटा, तुम जल्द ही आत्मा के स्वामी बनने वाले हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वह सचमुच बेहद आनंदित था। रात होते ही लाख कोशिश करने के बावजूद तांग वुलिन ध्यान की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया। नाएं सो चुकी थी। उस रात चांद और तारे बहुत चमक रहे थे। आने वाला दिन तो जरूर धूप वाला होगा। तांग वुलिन चुपचाप अपने बिस्तर से उठ गया। उत्तेजना इतनी ज्यादा थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने नाई का कंबल खींचा और उसे इस तरह से चीक किया कि वह उसके कोमल शरीर को ढक ले। हमेशा की तरह वह शांत नहीं रह पा रही थी। वो सोई। माँ ने कहा कि अगले साल जब मैं 10 साल की हो जाऊंगी तो मैं ना एर के साथ एक ही कमरे में नहीं सो पाऊंगी। जब वो समय आएगा तो मुझे ना एर को कमरा देना होगा और मैं बैठक में जाकर सोऊंगी। लेकिन ऐसा क्यों? ये सोचकर तांग वुलिन बेचैन होने लगा। उसे हर दिन सुबह उठते ही ना एर को देखना अच्छा लगता था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, फिर धीरे से बाहर चला गया। वह टहलने जाना चाहता था ताकि उसका मन शांत हो जाए। फिर वापस आकर वह ध्यान कर सकेगा। दरवाजा खोलते और बंद करते हुए वह जरा सी भी आवाज नहीं कर चुपचाप चला गया। बाहर तेज चांदनी शयन कक्ष में फैल रही थी और नाय के शरीर पर पड़ रही थी। आज रात का चांद विशेष रूप से चमकीला था। नाय के चांदी जैसे बाल कंबल के नीचे जगमगा रहे थे। चांदनी से घिरी हुई अचानक ना एर के शरीर से प्रकाश का एक घेरा चुपचाप प्रकट हुआ। पीला, हरा, लाल, नीला, बैंगनी, सुनहरा और चांदी, ये 7 रंग एक एक करके चमकने लगे। यदि तांग वुलिन अभी भी कमरे में होता तो वह इस असाधारण दृश्य को देख पाता। नाय का शरीर थोड़ा कांप उठा। कुछ देर तक टिमटिमाने के बाद 7 रंगों का प्रकाश का घेरा उसकी आंखों के बीच की जगह में विलीन होने लगा। काफी देर बाद वह अपनी पिछली शांत अवस्था में लौट आए।
चांदनी अभी भी पहले की तरह ही तेज थी, लेकिन नाय के शरीर पर प्रकाश का घेरा गायब हो गया था। पहले ही गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका नाजुक शरीर थोड़ा बढ़ गया हो। हालांकि पिछले 3 सालों में उसका विकास ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन आज रात उसमें एक बड़ा बदलाव आया। उसका कांपना धीरे धीरे कम हो गया और एक बार फिर नाय की सांसें सामान्य हो गईं। हालांकि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह जो सपना देख रही थी वह बिल्कुल भी अद्भुत या सुंदर नहीं था। आज रात की हवा विशेष रूप से ठंडी थी। आम लोगों के इलाके में एक छोटा सा बगीचा था जहां तांग वुलिन रहता था। स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह अक्सर ना एर को यहाँ खेलने के लिए लाता था। जैसे ही वह बगीचे में दाखिल हुआ, उसे ब्लू सिल्वर घास की एक टहनी से एक शक्तिशाली आकर्षण महसूस हुआ। उसने पौधे की मीठी सुगंध और ताजी हवा में सांस ली और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसे अचेतन रूप से वह पालथी मारकर बैठ गया। पक्षी मधुरता से चहचहा रहे थे, हवा ठंडी और शुद्ध थी और वह चंद्रमा और तारों की मंद रोशनी में आनंद ले रहा था। इन परिस्थितियों में वह धीरे धीरे शांत हो गया और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें अध्याय की रिपोर्ट करके सूचित करें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें।